स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम राधिका गौर है और हम यहाँ पे मैथ्स दैट इज़ गणित पढ़ते हैं। गणित का हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ संख्याओं के साथ खेलना, ये आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने 2 चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर्स को आप डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा और चैप्टर नंबर 3 का भी हमारा टॉपिक नंबर 1 रहेगा दैट इज़ गुणनखंड और गुणज। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे गुणनखंड हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 वर्ड बताए। एक तो मैंने बताया आपको गुणनखंड, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? गुणनखंड। और इसके साथ में मैंने आपको एक और वर्ड बताया, ये है गुणज। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड क्या होता है, हम पहले यही समझ लेते हैं और उसके बाद में हम आएंगे कि गुणज क्या होते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 60 है, ठीक है, इसको हम 10 गुणा 6 या फिर कह सकते हैं हम 60 को 10 गुणा 6 के हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। इसका कर सकते हैं ना। सेम देखिए, 10 है, 10 का विस्तार हम किससे कर सकते हैं? 5 और 2 की गुणा। 5 और 2 की गुणा भी किसके बराबर होती है? 10 के बराबर होती है। 6 का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं? 3 और 2 में, क्योंकि 3 गुणा 2 कितना होता है? 6 होता है। तो हमने देखा हम अलग अलग नंबर्स को ऐसे विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि 60 को हम 10 गुणा 6 की तरह क्या कर सकते हैं, विस्तार में उसको हम लिख सकते हैं। सेम हम 10 को 5 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, 6 को हम 3 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब ये क्या है, ये जो हमने इस तरीके से इसको किया है, ये हमने क्यों किया है? तो बेसिकली हमने ये क्या जानने के लिए किया है? गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए किया है। हाँ जी, देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा दैट इज एग्जैक्ट विभाजक दैट इज डिवाइजर होता है। मतलब हमें यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर निकालना होगा। एग्जैक्ट मतलब पूरा विभाजक हमें उसका पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, सिंपल सा है। अब हमने समझा कि गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड में हमने देखा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? उस संख्या का पूरा विभाजक होता है। जब गुणनखंड के बारे में हमने पढ़ा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, तो गुणज क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा हम ऐसे लिखते हैं 5 गुणा 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, ये 5 क्या है? 5 गुणनखंड है। 4 क्या है? 4 भी एक गुणनखंड है। लेकिन जो 20 है वो क्या है? गुणज है। 20 क्या है? गुणज है। तो देखिए, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। मतलब ये कि किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणज कर दिया जाए, मतलब कहना चाहिए गुणनखंड जो है उनको गुणज कर दिया जाए, तो वो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमने उस संख्या को गुणज रूप में विस्तार से लिख दिया या फिर निरूपित कर दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। क्लियर? जैसे आप देखिए 30 है, ठीक है, 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5। 6 क्या है? एक गुणनखंड है। 5 क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इन दोनों गुणनखंड का गुणज क्या है? 30। तो ये एक संख्या मतलब 30 जो है वो किसका गुणज है? 30 किसका गुणज है? 30 है 6 गुणा 5 का गुणज, मतलब अपने गुणनखंडों का गुणज। समझ में आई ये बात? अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं हम। देखिए, जब हम 20 बराबर 4 गुणा 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया कि जब हम 20 बराबर 4 गुणा 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड हैं। ठीक है, क्या है? संख्या 20 के फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड। ठीक है, और गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। ये चीज़ पे आप याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार आपसे कोई टीचर आए और आपको डायरेक्टली पूछ ले कि 20 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5 होते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। तो देखिए, हम जब 20 बराबर 4 गुणा 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड है। ठीक है, और हम यह भी कहते हैं कि 20 जो है वो संख्या 4 और 5 का क्या है? मल्टीपल है। समझ में आया? मतलब ये
कि 20 बराबर 4 गुणा 5 में 4 गुणा 5 ये दोनों क्या हैं, ये 20 के फैक्टर हैं, जबकि 20 क्या है, इनका मल्टीपल है। ये इसके फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन इस चीज़ में ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनकी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने कोई ऐसी संख्या देखी है जो अपने गुणनखंड के रूप में आती है? देखिए, जैसे 1 है, ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी संख्या हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, हर संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी, वही संख्या आएगी। 6 गुणा 1 6 होता है, 7 गुणा 1 7 होता है, 8 गुणा 1 8 होता है, 10 गुणा 1 10 होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, मतलब जो 1 है वो हर एक संख्या का फैक्टर होता है। तो यदि हम संख्या 23 भी है तो उसका भी फैक्टर एक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक पक्का उसका फैक्टर रहेगा। यदि कोई संख्या 542 है या 572 है, उसमें भी एक जो नंबर है वो उसका एक फैक्टर ज़रूर होएगा। तो एक जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। क्लियर? एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, अभी आपको एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितना आप इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन से समझेंगे, जितना आप डिटेल में इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, उतनी जल्दी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आपको सिर्फ आस्क एनी डाउट कॉर्नर का यूज़ करना है और वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम सेकेंड विशेषता देखते हैं। देखिए, क्या 7 जो है, 7 नंबर जो है वो स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? तो हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको 6 7 8 10, इनको यदि मैंने 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया तो वही नंबर आ रहे थे। ठीक है, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इन चीज़ में आपने एक और चीज़ देखी होगी कि 6 का गुणनखंड 1 भी है और 6 भी है। ठीक है, 7 का गुणनखंड 1 भी है और 7 भी है, 8 का भी गुणनखंड 1 भी है और 8 भी है, 10 का भी गुणनखंड 1 भी है और 10 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। समझ में आया? तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसे हम लिखते हैं यदि कि 6 गुणा 1 बराबर 6, तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या 6 है उसका एक गुणनखंड तो 1 है और दूसरा गुणनखंड 6 है। तो इससे हमने दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। पहला ये कि जो नंबर 1 होता है, संख्या 1 होती है, वो हर एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि जो प्रत्येक संख्या होती है वह स्वयं अपना गुणनखंड होती है। हर एक संख्या अपना गुणनखंड होती है। समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं थर्ड रूल पे। देखिए, 16 की गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8 16, ये क्या है? ये सब 16 की गुणनखंड है। तो क्या आप इन गुणनखंडों में से गुणनखंड ऐसा ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित ना करता हो? ठीक है, तो बेसिकली देखिए 20 और 36 के लिए भी आपको ये यूज़ करना है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब ये यदि 16 की गुणनखंड 1 2 4 8 16 है, तो इसका मतलब ये है कि जो 16 है, ठीक है, जो 16 है उसका डिवाइड, उसमें यदि डिवाइड करेंगे तो एक का भी डिवाइड उसमें प्रॉपर जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 6। तो फिर उसके बाद में आप एक सेकेंड में प्रॉपर डिवाइड करके दिखाती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 1 1 जा 1, ठीक है, यहाँ बचा 0, इधर लेंगे 6, 1 6 जा 6, तो ये 16 आ गया, संपूर्ण विभाजक हो गया। मतलब कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचा। यदि हमारा रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका मतलब वो संख्या अपना एक पूर्ण विभाजक रखती है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे देखिए 2 से 16 में भाग लगाएंगे, 2 से 16 में भाग लगाएंगे तब भी 2 8 16, 0 रिमाइंडर आएगा, कुछ नहीं बचा। सेम 4 से 16 में भाग लगाएंगे तब भी 4 चौक 16, 0 रिमाइंडर आएगा। सेम अभी देखिए आप 16 में भाग लगाइए 8 से, तो 8 दूनी 16, 0 आया। सेम आप क्या करिए 16 में 16 से ही भाग लगाइए, तो 16 एकम 16, 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है ये समझिए,
इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक संख्या है, ठीक है, उसका हर एक गुणनखंड जो है उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होगा। मतलब ये कि यदि हम किसी गुणनखंड से किसी भी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0 आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 34 के गुणनखंड क्या है, 1, 2, 17 और 34 है। सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें कौन सा है, ऑब्वियसली 34 है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। क्लियर? मतलब ये है कि 34 का गुणनखंड कभी भी 34 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये कि 34 का गुणनखंड कभी 36 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो कोई भी संख्या जो होगी उसका जो गुणनखंड है वो हमेशा क्या होगा, उस संख्या से या तो होगा छोटा या उसके बराबर होगा। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि 34 के गुणनखंड क्या दिए हुए हैं, 1 है, 2 है, 17 है और 34 है। मतलब ये उस संख्या से छोटे हैं या फिर उसके बराबर हैं, 34 के बराबर हैं लेकिन 34 से बड़े नहीं हैं। समझ आया? अच्छा, देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जैसे 76 है उसके गुणनखंड कितने, 5 हैं। ठीक है, सेम 136 के कितने गुणनखंड होंगे, 96 के कितने गुणनखंड होंगे। ये आप जब देखेंगे तो आप ये जानते हैं कि आप कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, ठीक है, बट उनके आप गुणनखंडों को गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको पता है ना कि 34 के गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 17 है और 34 है। इसका मतलब 4 गुणनखंड हैं टोटल। ठीक है, तो सेम कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उनके गुणनखंडों की संख्या को गिन सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो फाइनाइट होती है, परिमित होती है। मतलब हम उन्हें गिन सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो अनगिनत होती है। समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 7 जो है उसके गुणज क्या है। देखिए 7 के गुणज ये है, मतलब गुणज का मतलब क्या था, गुणज का मतलब सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाओ आगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 आएगा, एक ये हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 14 आएगा, दूसरा गुणज हो गया 14। 7 की 3 से करेंगे तो 21 आएगा, ये तीसरा गुणज हो गया। ऐसे ही 7, 14, 21, 28, ठीक है, ये सब क्या है, ये 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। मतलब ये कि 7 का जो गुणज होगा वो 7 से छोटा नहीं हो सकता, 7 से छोटा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, या तो वो उससे बड़ा होगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। देखिए 5 के गुणज यदि हम लिखते हैं तो क्या आएंगे, 5 के गुणज आएंगे 5, 10, 15, 20। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि गुणज की भी जो संख्या होती है वो हम जब आगे बढ़ेंगे तो कितना भी बढ़ सकते हैं, तो उसकी जो संख्या है वो फाइनाइट नहीं होती है। जैसे गुणनखंड की संख्या फाइनाइट होती थी, बट इसकी संख्या फाइनाइट नहीं होती है, इसकी संख्या इनफाइनाइट होती है। क्लियर हुआ? तो एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या इनफाइनाइट होती है। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट हमारा पॉइंट और है इसमें, ये क्या है, देखिए संख्या 7 स्वयं का एक गुणज है, क्योंकि 7 बराबर होता है 7 गुणा 1। तो सेम बताया कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज भी होती है। जैसे प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है ना, उसी तरीके से प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज भी होती है। समझ आया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपको पता होने चाहिए थे। अब आती है बात कि जो हमारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या या फिर परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्लियर? मतलब ये कोई भी ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का जो योग है उस संख्या का दुगना हो, ठीक है, तो फिर उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ हमें परफेक्ट नंबर के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं हम हमारा गुणनखंड निकालते कैसे। देखिए
68 है, 68 है, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 1 गुणा 68, 2 गुणा 34, 4 गुणा 17, 17 गुणा 4। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब हम यदि आगे बढ़ेंगे तो सेम दोबारा से सेम पहले वाली चीज़ रिपीट होने लग गई। जब हम 4 गुणा 17 पे आए तो फिर हमारा 17 गुणा 4 रिपीट होने लग गया। इसका मतलब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो टोटल 68 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 होगा, यहाँ से 1 निकाला, 2 होगा, 4 होगा, 17 होगा, 34 होगा और 68 होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारे 68 के गुणनखंड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा कि 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड निकालने के लिए 36 को हम क्या करेंगे? 1 गुणा 36, 3 गुणा 12, 6 गुणा 6, 2 गुणा 18, 4 गुणा 9। ये हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 1 गुणा 36 भी 36 के बराबर आता है, 6 छिंग भी 36 होते हैं, 18 दूनी भी 36 होते हैं, 9 चौक भी 36 होते हैं। तो इसका मतलब ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे आगे यदि हम बढ़ने की कोशिश करेंगे ना 6 गुणा 6 से, तो वापस वही नंबर रिपीट होने लगेंगे। इसलिए सिर्फ हम यहीं तक रोक देते हैं और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 36 के गुणनखंड हुए 1, 3, 2, 4, 6, 12 और 36। ठीक है ना? अच्छा, 18 और 9 भी रह गया। 18 और 9 किसी भी सीरीज़ में लिख लीजिए, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ फ़र्क पड़ता है कि कितने हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखिए हमारा। हमें क्या करना है? 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। देखो गुणज लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको समझाती हूँ। आप 6 का टेबल पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 गुणा 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 जा 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज कौन से हो गए? ये 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया और 30 हो गया। समझ आया? वेरी गुड। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यही चीज़ पढ़ा कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। इसके साथ साथ में हमने देखा कि गुणज कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, और हमने उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया। तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।